फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना के वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। अपना देश भी अछूता नहीं है। हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कठिन घड़ी में आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है, जिसके वजह से आपका अपना विद्यालय चिल्ड्रन पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है हम लोग आज शुरुआत करेंगे। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक खरीदेंगे। एनसीईआरटी की बुक ही लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सस्ती भी है और हम लोग एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ेंगे। यानी कि मैं खासतौर पे फिजिक्स आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी फिजिक्स का जो है दो पार्ट है फिजिक्स की बुक का, थोड़ा सा आप लोग जान लें। फिजिक्स में जो है दो बुक है, पेपर आपका एक ही होगा, बट फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के नाम से है, भाग एक भाग दो के नाम से है। तो आज मैं शुरुआत करने चल रहा हूं जो है पार्ट फर्स्ट का, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक जगत। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई इसी के बारे में है, और भौतिक विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसी के बारे में जो है आप लोगों को अध्ययन करना है। बाकी हम लोग जो है कोर्स की विशेष तौर पे कोर्स की जो शुरुआत करेंगे हम लोग, तो वो चैप्टर सेकंड से करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को इसके पहले जानना होगा कि जो है भौतिक विज्ञान है क्या। तो आप लोग जानते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये आप पहले से भी पढ़ के आए हैं, 9th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, 10th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। आज हम बताएंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई कहां से। विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ ही होता है जानना। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान जो है जानने का सेक्टर है, जानने का जो है उद्देश्य होता है, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना। एक जिज्ञासा अंदर कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई भी घटना हम देखते हैं अपने आंखों से, क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढने लगते हैं। तो ये जो है प्राचीन काल में धीरे धीरे जो है मनुष्य का सोच डेवलप हुआ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी जो है जुटाना शुरू किया। तो उसी के अंतर्गत जो है ये विज्ञान आता है। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं तमाम तरह की चीजों का जो है अध्ययन हम करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई, जो ग्रीक भाषा का है। और विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान वर्ड कहाँ से आया, तो विज्ञान वर्ड संस्कृत का भाषा है, संस्कृत से निकल के आया विज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानना, कहीं न कहीं से रिलेशन है, इसलिए जो है इसका नाम रखा गया विज्ञान। और ग्रीक भाषा में क्या कहा गया, सिंटिया। अब चूंकि जो है विज्ञान धीरे धीरे मनुष्य जब अपने आप को डेवलप करने लगा, तो विज्ञान में कई सेक्टर्स आने लगे। जैसे मान लीजिए जानवरों के बारे में जानना, पेड़ पौधों के बारे में जानना, तमाम तरह के धीरे धीरे केमिकल्स की उत्पत्ति होने लगी, तो केमिकल्स के बारे में जानना, प्राकृतिक घटनाएं होने लगी, जैसे भूकंप का आना, सुनामी आना, ये प्रकाश हमारी बॉडी को हीट कर रहा है या हम चारों तरफ उजाला कर रहा है। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है सब विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होने लगा। तो इसका सेक्टर इतना विशाल हो गया, जिसके वजह से इसको जो है 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया। समझिएगा ध्यान से, विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जितना भी केमिकल जो है केमिकल की जानकारी, केमिकल के बारे में पढ़ना, केमिकल्स की उत्पत्ति, ये तमाम चीजों की जानकारी किसके अंतर्गत रखा गया, रसायन विज्ञान के अंतर्गत रखा गया। जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 सेक्टर्स, जीव विज्ञान को भी 2 सेक्टर्स में बांटा गया, जो है जूलॉजी और बॉटनी। वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए रखा गया, और जीव विज्ञान को जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए रखा गया। अब उसमें से जो हमने कहा कि पहला क्या था, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान वही हम लोग पढ़ने आए हैं।
उसका एक पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, उसका एक भाग मैं पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान, विज्ञान का एक पार्ट भौतिक विज्ञान। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई कहां से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की तब उत्पत्ति कहां से हुई। भाई साइंस की उत्पत्ति सिंटिया से हुई, विज्ञान संस्कृत भाषा से आया, तो ये भौतिक विज्ञान कहां से आया, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से हुई, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। अब इसका ये जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से आया, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। अब इसका नामकरण भौतिक विज्ञान हुआ। तो भौतिक विज्ञान फिर कहां से आया, भौतिक विज्ञान संस्कृत भाषा से फिर से निकल के आया। यानी कि भौतिकी का मतलब ही होता है, भौतिकी का मतलब भी होता है प्रकृति। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में जब इसकी शुरुआत हुई भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान को कहा गया कि भाई ये जो है सिंटिया शब्द से फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो इसका एक और नाम दिया गया प्राकृतिक विज्ञान। क्यों प्राकृतिक विज्ञान नाम दिया गया, क्योंकि फ्यूसिस से उत्पत्ति हुई थी, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और इसलिए इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक विज्ञान कहा गया। बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ तो बना क्या, भौतिकी। बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया और कहा गया कि इसका नाम क्या है, इसका नामकरण किया गया क्या, भौतिकी। तो अब इसी का परिभाषा हमने लिख रखा है ताकि कम समय में ज्यादा हम लोग पढ़ाई कर सकें। तो अब जो है भौतिकी जो है भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति हुई कहां से, देखिए लिखा हुआ है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ये लिख दिया गया, ऐसे ही आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अब इसकी परिभाषा अगर बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे इसकी परिभाषा। भाई एक होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्या करना, परिभाषा बनाना। तो हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट बेसिस पे अगर परिभाषा बनाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का सफल पूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी की परिभाषा हमने लिख रखा है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। जैसे सूर्य का नियमित उदय और अस्त होना, आपके सामने डेली ये घटना होता है, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। तो ये इसका अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। आपका ऋतुओं का बदलना, मौसम का बदलना, कभी बारिश का मौसम, कभी जाड़े का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, तो ये क्यों होता है, तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। लकड़ी के जलने पर उष्मा उत्पन्न होना, लकड़ी जलती है, जलाया जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी हीट होने लगती है, इट मीन्स कि वो उष्मा हमें दे रहा है। तो अब इसका अध्ययन हम जो है किसके अंतर्गत करेंगे, भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। भूकंप का आना भी हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तमाम तरह के ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम क्या करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक बात यहीं से मैं बता दूं कि अप्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। आप कहेंगे अप्राकृतिक घटना कौन सा, जैसे मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो अब जो है क्यों हुआ, भाई अगर कोई आदमी देख रहा है उसके सामने एक्सीडेंट हो गया तो सोचने लगता है कि क्यों हुआ है एक्सीडेंट, क्या कारण था। तो कारण किससे ढूंढता है भाई, भौतिक विज्ञान से ढूंढता है कि उसका स्पीड क्या था, बहुत तेज था। तो स्पीड मतलब चाल कहां से आता है, भौतिक विज्ञान से आता है। वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, डायरेक्शन किस में आता है, भौतिक विज्ञान में आता है। तो इसका भी एनालिसिस हम, अप्राकृतिक घटनाओं का भी एनालिसिस हम किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि क्या है, अप्राकृतिक घटनाएं हैं जो मनुष्य की गलती के कारण जो है होता है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या है। तो भौतिकी के कार्यक्षेत्र को दो भागों में बांटा गया, एक को स्थूल कहा गया, एक को सूक्ष्म कहा गया। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो देखिए स्थूल के अंतर्गत अब किसका अध्ययन किया जाता है, किसको रखा गया, तो खगोलीय तथा पार्थिव स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थूल के अंतर्गत खगोलीय तथा पार्थिव स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या के लिए, यानी किसकी व्याख्या के लिए, खगोलीय तथा पार्थिव स्तर की घटनाओं की व्याख्या के लिए चिर संपत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।
जब हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स और ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो है देखने को मिलेगा हायर क्लास में जब आप जाएंगे, यानी बीएचयू वगैरह में जाएंगे तो अभी यहीं से समझ लीजिए कि ये 2 सेक्टर्स कौन से हैं, ताकि वहां आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो है खगोलिक तथा पार्थिव स्तर की घटनाओं का अध्ययन व्याख्या किसके अंतर्गत किया जाता है? चिर संबद्ध यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, सिद्धांत के का उपयोग करके किया जाता है। जबकि सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा मतलब जो हमारी आंखों से न दिखे, तो ऐसा मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म क्या होता है? परमाणुविक या आणविक एवं नाभिकीय परिघटनाएं। भाई नाभिक छोटा होता है जो आंख से नहीं दिखता है, परमाणु अणु आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वो ये क्या है? एक छोटा सा कण है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता। तो इसका अगर अध्ययन करना हो, इसके अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? भौतिकी का कार्यक्षेत्र कौन सा है? सूक्ष्म के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। जबकि स्थूल के लिए कौन सा यूज करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स का, और सूक्ष्म के लिए कौन सा यूज करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है भौतिकी का 2 कार्य क्षेत्र है, स्थूल और सूक्ष्म। अब आइए जो है ये चिर संबद्ध यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के अंतर्गत फिर हम क्या अध्ययन करते हैं? तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम ठोस, द्रव तथा गैस के नियमों की व्याख्या करते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम की व्याख्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं, जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा, शक्ति आदि बहुत सी चीजें हैं जो यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बहुत सारी भौतिक राशियों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो है किस चीज का अध्ययन किया जाता है भाई? तो इसके अंतर्गत निकायों की उष्मीय संतुलन का, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी हीटेड है और दूसरी बॉडी क्या है? मतलब कूल है, ठंडा है, तो एक पास रख दें तो दूसरी वाली बॉडी भी क्या हो जाती है? दूसरी वाली वस्तु भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और तब तक उष्मा का स्थानांतरण होता है जब तक कि दोनों पर उष्मा क्या हो? बराबर ना हो जाए। तो इस तरह की घटनाएं किसके अंतर्गत पड़ी जाती है? उष्मागतिकी के अंतर्गत पड़ी जाती है। उष्मा का प्रवाह, उसी को कहते हैं उष्मा का प्रवाह। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उष्मा क्या हो? स्थानांतरित हो, तो उष्मा का प्रवाह। उष्मा का रूपांतरण, उष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। ताप एवं एंट्रोपी आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या होता है? किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रकाशिकी को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में जब आप लोग आएंगे तो ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। वहां पर ये पूरा एक पूरा 2-3 चैप्टर्स मिला के है। तो प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं का, प्रकाशिकी का मतलब ये होता है प्रकाश से रिलेटेड घटनाएं। प्रकाश पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी होती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के कार्य, इंद्रधनुष का बनना, ये सभी घटनाएं किस पर आधारित होती हैं? प्रकाश पे। तो यानी कि प्रकाश पे आधारित इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। अब आप इसमें जो है आप अपवर्तन, परावर्तन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी जो है पढ़ाया गया, हाई स्कूल में भी पढ़ के आया है। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तो आप लोग पढ़े होंगे। इसके कार्य किस पर आधारित होता है? प्रकाश पे आधारित होता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? प्रकाश के कारण बनता है। तो ये तमाम तरह की घटनाएं जो प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चौथा है दोलन तथा तरंगे, इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स के अंतर्गत क्या क्या हम अध्ययन करते हैं भाई? वस्तुओं के कंपन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे स्प्रिंग को अगर खींच करके छोड़ देंगे तो कंपन करने लगता है। कोई वस्तु किसी मान लीजिए कि बॉल को धागे में बांध के लटका दीजिए और एक तरफ ले जाकर छोड़ दीजिए तो क्या करता है? दोलन गति करने लगता है। या किसी भी बॉडी को जो हीट कर दीजिए, बल लगा दीजिए, मार दीजिए तो क्या करता है? कंपन करने लगता है। तो ये तमाम तरह की घटनाएं दोलन तथा तरंगों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विक्षोभ का अध्ययन, भाई कंपन जब होता है तो विक्षोभ आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि शांत तालाब हो, उसमें आप एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दीजिए तो एक वेव उत्पन्न होता है, जो वेव बड़ी तेजी के साथ किनारे तक पहुंच जाता है। तो उस वेव का, उस तरंग का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अब इसके बाद से ध्वनि का आगे बढ़ना, ध्वनि पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ाया जाता है। ध्वनि का आगे बढ़ना, कैसे ध्वनि आगे बढ़ती है? तो ध्वनि तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। इसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? दोलन तथा तरंगों के में करते हैं।
पांचवा है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी का अध्ययन यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या किसका अध्ययन करते हैं भाई? आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन, मतलब कि आवेश से संबंधित और चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा एम्पियर फैराडे का नियम, मैक्सवेल का समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या, वैद्युत धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण कैसे होता है, रेडियो तरंगों का संचरण कैसे होता है, इन तमाम चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं भाई? इसके अंतर्गत हम लोग परमाणुओं तथा नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे द्रव्य का संगठन कैसे हुआ एवं संरचना क्या है किसी भी द्रव्य का, मूल कण में कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कण हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। कि अभिलक्षण एवं पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि इनके अभिलक्षण क्या है और पारस्परिक जो है क्रिया इनका क्या है, इसका अध्ययन जो है इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भौतिकी एवं समाज। भौतिकी एवं समाज में जो है का मतलब क्या हुआ कि भौतिकी का महत्व समाज में किस तरह का है, किस तरह से ये जुड़ा हुआ है भौतिकी समाज से। तो ये जाहिर सी बात है कि जितने भी अनुसंधान कार्य एवं उसके जो परिणाम आते हैं वह समाज के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। प्राचीन काल में की अगर बात करें तो उस समय और आज के क्लाइमेट में बहुत अंतर है। प्राचीन काल में जो है उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी मनुष्य के पास, लेकिन आज जो है बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है मनुष्य के लिए। जैसे लंबी दूरी की यात्रा कम समय में कर लेना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले जाना, बीमारियों का पता लगाने के लिए तमाम तरह की मशीनों की खोज हो गई। तो और जो है टेस्ट के थ्रू तुरंत जो है बीमारी का पता चल जाता है। या प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। ये संभव किससे हुआ? तो ये संभव भौतिकी से हुआ। आइए देखिए कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिकी का क्या योगदान है, ये कैसे समाज को जोड़ा। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन बनी। अल्ट्रासाउंड मशीन किसी भी पेट की बीमारी को क्या करता है? बता देता है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। इंडोस्कोपी है, ईसीजी है। ईसीजी जो है हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ईसीजी से क्या होता है? पता चल जाता है। सीटी स्कैन है, अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है किसी के तो क्या होता है? सीटी स्कैन होता है तो उससे पता चल जाता है तुरंत। कलर डॉपलर जो है, ये तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की जो मशीनें हैं वो किससे बनाई गई? भौतिक विज्ञान से बनाई गई। भौतिक विज्ञान का सिद्धांत यूज करके बनाया गया। तो इस क्षेत्र में इसका योगदान है। संचार के क्षेत्र में जो है संप्रेषण उपग्रह जो है जो क्या करते हैं भाई? संप्रेषण उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में है, और वही प्रोग्राम हमको क्या करते हैं? उन्हीं के माध्यम से हमारे पास आता है। जैसे हम किसी भी घटना को कहीं भी जो है सजीव देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी प्रसारण आता है, टीवी पे कोई भी धारावाहिक आ रहा है या कुछ भी कोई भी मूवी आ रही है तो किससे आता है? सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास तक आता है, हमारे टेलीविजन में आता है, हम सजीव देख सकते हैं उसको। इतना ही नहीं, हम मोबाइल से जो है विदेश में बैठे अपनों से जो है बात कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे। इवन हम जो है सामने उसको देख कर भी हम क्या कर सकते हैं भाई? जो है उनसे बात कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये भौतिकी के सिद्धांत से संभव हुआ। अब इसके बाद से बात आती है कि जो है प्रकृति में, अब बल की बात कर लें। बल क्या है? आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि बल एक वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, इतना बोला जाता है। तो बल अब वास्तव में है क्या? अब आप लोगों को यहाँ बल जो है की परिभाषा नहीं लिखनी है, नहीं, बल का सिर्फ दिमाग में कॉन्सेप्ट लाना है। तो अब बल प्रकृति में कितने होते हैं? कितने तरह के बल होते हैं प्रकृति में? क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। तो प्रकृति में कितने तरह के बल होते हैं? तो प्रकृति में जो है मूल रूप से 4 बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। अब आइए बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो अदृश्य रूप में होता है।
हम केवल अनुभव करते हैं इस चीज का। कोई भी किसी भी वस्तु को ऊपर फेंक दीजिए तो ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। किसने दिया ये, किसने कहा था कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन साहब ने कहा था। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं नीचे आती है तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। इसका मतलब कोई ना कोई बल लगा रही है पृथ्वी, जिसको हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसमें होता है, तो पृथ्वी में होता है। पृथ्वी पर रखी वस्तुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। या प्रकृति में कौन सा बल होता है, छेड़ बल होता है। छेड़ मतलब कि वीक बल, कमजोर बल। कमजोर बल इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 मार्कर हैं आपके पास, आपके सामने ये जो है 2 मार्कर हैं। अब इन दोनों मार्कर को अगर पास में लाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है इनके बीच में वो बढ़ेगा, और इनसे दूर ले जाए तो क्या होगा, घटेगा। तो अब देखिए बिल्कुल आपको एहसास भी नहीं होगा कि दोनों मार्कर को एक दूसरे से बहुत दूर भी आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हमको मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत आसानी से हो जा रहा है। इसका मतलब इनके बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण का बल है, फिर भी ये एक दूसरे को उतना आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा बल लगाना पड़े इनको अलग करने के लिए। तो इसलिए इनके बीच में कौन सा बल है, छेड़ बल है। छेड़ जो है बल होता है। अब विद्युत चुंबकीय बल जो है 2 आवेशों के बीच में लगता है, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में, 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है। अब होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल मतलब होता है स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भाई कहाँ लगता है, नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांधे रखने के लिए। जो है जब आप एटम के बारे में पढ़ते हैं तो एटम के बीच में एक भारी भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब वो क्यों बंधे हैं, क्योंकि उनके बीच में एक प्रकार का बल लगता है, जिसको हम कौन सा बल कहते हैं भाई, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और प्रबल इसलिए जोड़ दिया जाता है कि उनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते आसानी से। हम नाभिक से प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते, यानी कि उनपे विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे से अलग आसानी से नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अब छेड़ नाभिकीय बल कहाँ लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो रेडियोएक्टिव नाभिक में जब बीटा 6 होता है तो वहां पर जो है कौन सा बल लगता है, छेड़ नाभिकीय बल लगता है। या मूल कणों के बीच जो बल लगता है वो क्या बल जो कार्य करता है वो क्या होता है, छेड़ नाभिकीय बल होता है। और ये जो है लघु परासी बल होता है। ये ज्यादा दूर तक नहीं लगता, ये अगर पास रखे हैं मतलब ये जो है लघु परासी का मतलब कि ये ज्यादा दूर तक काम नहीं करता। ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी या कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा तो मैं चाहता भी हूं कि आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करें। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछें, उस कंफ्यूजन को दूर करें, ताकि आप कंफ्यूजन आप जान लीजिए कि कंफ्यूजन लेकर के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। फिजिक्स की पढ़ाई एक खुशनुमा माहौल में होना चाहिए। और जो है ये 100% आप अपने दिमाग को ओपन करके रखें। जब भी हमारा वीडियो देखें, जब भी हमें सुने तो पूरा कंसंट्रेशन से सुने, 100% आपको समझ में आएगा। इवन अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने मित्रों में, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और हमारा चैनल है, हमारे चैनल का नाम ऊपर जो है ये देखिए लिखा हुआ है, मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर। तो इस लिंक पे जाएं और वहां से जो है हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और फिजिक्स की पढ़ाई खुशनुमा माहौल में करते रहें। धन्यवाद।